जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है और क्लास 10 के हिसाब से अगर देखें तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर से सबसे अधिक सवाल पूछे जाने वाला ये चैप्टर है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो पढ़ तो कोई भी सकता है इस क्लास को, लेकिन जो है टारगेट हम लोग जो है स्पेशली जो आप कह सकते हैं कि 2026 में जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो ये है एक वन शॉट के रूप में इस चीज़ को हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपको भी पता है कि इससे भी डिटेल से जितना भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, इससे कई गुना ज़्यादा डिटेल से जो है चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब पर डे क्लासेस स्टार्ट होंगी, सीरियल वाइज लेक्चर जब चलेंगे एक एक चैप्टर के ऊपर, तो 5-6 दिन 7 दिन में एक चैप्टर को जब कवर किया जाएगा तो आप पाएंगे कि इससे कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। और वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि देखिए क्लास और वन शॉट में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो है लेक्चर्स जब होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो वहाँ पे सोचने समझने और डिस्कस करने के लिए हमको ज़्यादा समय मिलता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा कंसेप्ट की रियलिटी की बात करती है। और वन शॉट भी पर्याप्त होता है, लेकिन लेक्चर का तुलना करें तो वो तो नहीं हो सकता। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए जो पहला हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और इस जैव प्रक्रम की जो डिफिनेशन होगा, सिंपल से जानते हम लोग हैं कि इस संसार में जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हर जीव जो है भोजन को यूज़ करता है, सोने की ज़रूरत पड़ती है, सोता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो इस संसार के सभी जीव करते ही हैं। तो एक लाइन में आप परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो जाएगा। अगर हम 2-4 एग्जाम्पल्स आपके सामने इसके लिख दें कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो आपके जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल मानी जाएंगी, तो जैसे अगर हम कहें आपसे एक चीज़ तो कि श्वसन क्या है, तो आप उत्तर देंगे कि श्वसन जो है जैव प्रक्रम का हिस्सा है, क्योंकि हम अगर सांस लेना छोड़ देंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप इसी तरह ही समझिएगा कि वह क्रिया जिसके बगैर जीवन सरवाइव न हो सके, जीवन रुक जाएगा, वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएंगी। सांस लेना अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। दूसरा चीज अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, पाचन की बात कर सकते हैं। पाचन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि श्वसन। देखिए इसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि उसे आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से वो हर एक क्रिया जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी क्रिया रुक गई तो समझिए कि जीवन रुक गया। तो ये हर चीज जो आप यहाँ देख रहे हैं, श्वसन, पाचन, इसी के साथ आप एक चीज और जोड़ लीजिए उसमें, उत्सर्जन, ठीक है। ये जो आपका उत्सर्जन है ये भी क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी तो जरूरी है। तो कह सकते हैं आप एक लाइन में एक चीज है कि जैव प्रक्रम के अंदर जितनी भी क्रियाएं आती हैं वो सभी की सभी क्रियाएं जरूरी होती हैं, उसके बगैर जीवन सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये रही इसकी बात। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर बात किया जाए कि जैव प्रक्रम के प्रकार की, कि जैव प्रक्रम कितने प्रकार का हो सकता है या जैव प्रक्रम को कितने भागों में बांटा गया है, ये बात करें अगर, तो आप कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम को हम लोग जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आप यहां से मैं लिख दे रहा हूं 2 प्रकार का, ठीक है। इसे आप 2 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर आता है जिसे आप कहते हैं उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं, और नंबर 2 पे आता है अपचयी क्रियाएं। अपचयी और उपचयी क्रियाओं में बस इतना अंतर है कि देखिए उपचयी क्रिया उसे कहते हैं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो। मतलब एक लाइन में अगर हम एक चीज लिखें तो आप कह सकते हैं कि सरल से जटिल का निर्माण,
किससे? देखिए, सरल कार्बनिक पदार्थ से जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ का अगर निर्माण हुआ है तो उसे आप कहेंगे क्या चीज? जो है उपचयी क्रियाएं। शायद परिभाषा आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सा चीज समझिएगा। वह क्रिया जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग जो है उपचयी क्रिया कहते हैं। इस बात का क्या उदाहरण हो सकता है? तो इसको आप इस तरह समझिए कि प्रकाश संश्लेषण को हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को हम सभी लोग जानते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस जिसे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसी क्रिया का उदाहरण है। चलिए, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा कि उपचयी क्रियाएं किसे कहेंगे। अब दूसरे नंबर की चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जिसे आप अपचयी क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने उपचयी क्रिया को समझा कि सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को उपचयी कहते हैं, सेम इसी का अपोजिट कर लीजिए। जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, तो आप यहां पे लिखेंगे क्या चीज? जटिल, ठीक है। जटिल कार्बनिक पदार्थ से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अगर जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ तो मतलब कि अपचयी क्रियाएं हुई हैं। अगर सरल से जटिल का निर्माण हुआ तो मतलब कि जो है उपचयी क्रियाएं हुई हैं। इस बात का क्या उदाहरण हो सकता है? तो इस बात का हमारे पास जो उदाहरण है आप कह सकते हैं सीधा सीधा जो हमने अभी 2 मिनट पहले दिया था, श्वसन इस बात का उदाहरण है। कामा इस बात का जो है, पाचन भी क्या है इस बात का उदाहरण हो जाता है, ठीक। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सभी जो क्रियाएं हैं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है या विघटित होता है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो शायद इन सभी चीजों में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक टॉपिक हमारी जो शुरू होती है इस चैप्टर में, अगर हम किसी साइड बुक की अगर बात करें तो जो जैव प्रक्रम है साइड बुक में उसको अलग अलग खंडों में तोड़ दिया गया है। तो जो जैव प्रक्रम का पहला खंड है पोषण, उसी के ऊपर स्पेशली आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैव प्रक्रम में जितना इंफॉर्मेशन है उतना इंफॉर्मेशन 1-2 घंटे में डिस्कस करना एकदम बेईमानी होगा और अपर्याप्त साबित होता है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 10 घंटा चाहिए। 10 घंटे के अंदर अगर चीज़ें की गई हैं तो मतलब ये है कि उसकी हर एक बिंदु के ऊपर आपने डिस्कस नहीं किया है, फिर उस चैप्टर के साथ बेईमानी होगा और ये सही भी नहीं है। चलिए, तो पोषण को समझ लेते हैं कि पोषण क्या हो सकता है। देखिए, हर एक जीव इस संसार में, चाहे जो जीव है, वह अपने बाह्य वातावरण से खनिज पदार्थों को खाता पीता है, या खनिज पदार्थ न कह करके आप कह दीजिए सीधा सा, खनिज पदार्थ से ज्यादा सही नहीं होगा, आप भोज्य पदार्थ कहिए। हर एक जीव जो है अपने वातावरण से भोज्य पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रत्येक जीव अपने वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसके इस प्रक्रिया को हम लोग जो है पोषण के नाम से जानते हैं। यही इसका परिभाषा होगा और सबसे सरल होगा। ये पोषण जो है सामान्य तौर पे इसे हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। नंबर 1 पर जो आपका आता है उसका नाम है पोषण जो है, कहाँ गया भाई? चलिए, पोषण के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे है ये। अगर हम पोषण के प्रकार की बात करते हैं तो पोषण जो है सामान्य तौर पे नहीं कहिए, सीधा कहिए कि 2 प्रकार का होता है, ठीक। तो भोजन की जो करने की प्रक्रिया है इस संसार में सभी जीवों की, वो कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की
हो सकती है। आपको भी पता है कि संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने आप अपने शरीर के अंदर भोजन बना लेने की क्षमता रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने एक छोटा सा तस्वीर लगाया है, जिसे आप देखिए, प्लांट्स। जितने भी संसार में आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी पौधों के अंदर होता है एक क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए जो है पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार से पोषण करने की विधि को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। शायद आपको इसका परिभाषा समझ में आया होगा। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इस संसार में सभी जीवों को अगर हम पोषण के आधार पे बांटेंगे तो दो हिस्सों में बांट पाएंगे। नंबर एक जो हमारा हिस्सा होगा, या नंबर एक प्रकार जो हो सकता है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें हर जीव अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, इस बात का उदाहरण क्या हो सकता है? तो इस बात का उदाहरण यही है कि संसार में जितने भी आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इस बात का उदाहरण है स्वपोषी में। ठीक है, चलिए, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है शायद आपको समझ में आ गया। एक लाइन में सीधा आप कह सकते हैं, वे जीव जो अपने शरीर के अंदर अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये शायद चीज आपको समझ में आई होगी। स्वपोषी पोषण करने के लिए जो है कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, ये सब चीजें होना चाहिए। और एक निश्चित टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट होता है। अगर जो टेम्परेचर बहुत कम है और या बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे उचित रेशियो में, तो उनके अंदर जो है उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो स्वपोषी पोषण के प्रकार की बात करते हैं। अभी हम लोग जो है परपोषी को बाद में देखेंगे, अभी स्वपोषी को ही समझ रहे हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं, उस स्वपोषी में जो है कौन सा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा? दो तरह से हम इन्हें बांट सकते हैं। आप कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में भी प्रकार होता है, तो दो प्रकार से आप बांट सकते हैं। नंबर एक जो प्रकार आपके सामने है, जिसे आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, इस चीज को आप समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के चीजों को सिर्फ सुनिए, क्या बोला गया है, किस पॉइंट पे बोला गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो स्वपोषी पोषण का प्रकार होता है वो दो प्रकार होता है। दो प्रकार में एक पहला होता है जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी हम उन जीवों को कहेंगे जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एकदम छोटा सा डिफिनेशन, प्रकाश संश्लेषी हम उसे कहते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उन जीवों को हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। इस बात का एग्जाम्पल जो अभी जस्ट हमने आपको दिखाया, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये प्रकाश संश्लेषी को ही दर्शा रहा है। यह स्वपोषी का भी उदाहरण है और उसी के साथ साथ जो है यह प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल्स भी है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या है प्रकाश संश्लेषी, एक लाइन में सिर्फ आंसर, वह जीव जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या वह जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए भोजन का निर्माण करता है, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। शायद आपको समझ में ये बात आ गई होगी। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषी समझ में आ गया। इस बात का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप सीधा कह सकते हैं ग्रीन प्लांट। इस संसार में आपको जितने भी हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सभी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। बात समझ में आ गई नहीं? और कुछ जो है आप बैक्टीरिया को भी याद रखेंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वाला गुण पाया जाता है, अर्थात वह जो है प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता भी रखते हैं। ये चीजें आपको समझना होगा। अब हम अगर इस पॉइंट की बात करें जिसे आप कहते हैं दूसरा, ये जो है स्वपोषी का एक दूसरा प्रकार है जिसे आप कहते हैं रसायन संश्लेषी।
रसायन संश्लेषी, इसका जो है डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो इस संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं, इस संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं जो रासायनिक पदार्थ की सहायता से, केमिकल्स की सहायता से वो अपने भोज्य पदार्थ का पूर्ति करते हैं, कह सकते हैं आप हैं। मतलब कि वे जीव जो रासायनिक पदार्थों की सहायता से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग रसायन संश्लेषी कहते हैं। सीधा सा ये परिभाषा ज़्यादा सही रहेगा। वे जीव जो रासायनिक पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण कर ले अपने शरीर के अंदर, रासायनिक पदार्थ की सहायता से ऊर्जा का निर्माण करते हैं अपने शरीर के अंदर, उन्हें हम लोग नाम देते हैं रसायन संश्लेषी। इस बात का क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स? तो 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। आप एक जानते होंगे ना, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, ये जो है इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप याद रखेंगे, सल्फर बैक्टीरिया इसी का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल और आप याद रखेंगे, नाइट्रिक कारक, नाइट्रिक कारक जीवाणु या बैक्टीरिया कह दीजिए। ठीक है, सेम। तो इस बात का ये 2 जीव हैं जो आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो है शायद आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं। चलिए इसी के आगे थोड़ा सा अगर हम और चले देखें तो यहाँ से आप चीज समझ सकते हैं। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई जो है ये तो पोषण जो हम लोग देख रहे हैं ठीक है, लेकिन पोषण की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? ये भी तो एक मन में सवाल आ सकता है कि इस संसार में सभी जीव जो हैं सभी को खाना खाने की क्यों जरूरत है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम खाना को ही न खाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा शरीर जो है बायोलॉजिकल है और बायोलॉजिकल में हमारे अंदर जो है ऊर्जा बनती है फिर खत्म होती है। अब फिजिक्स का नियम मत लगाइएगा यहाँ पे कि ऊर्जा जो है ना ही उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, ये फार्मूला यहाँ मत लगाइए। कहने का सेंस है कि हमने जो आज खाना पीना खाया है उसी से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनी है। अब जो ये ऊर्जा बनी है हम किसी चीज़ में इसको यूज़ कर रहे हैं, फिर ऊर्जा वो खत्म होगी, फिर से जो है हम खाना खाएंगे, फिर से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो कोई ये अगर पूछता है कि भोजन आप क्यों करते हैं, भोजन की क्यों आवश्यकता आपको पड़ती है, तो आप 4 बातें समान तौर पे कम से कम बता दें, वो जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी जो है भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नंबर 1 पर अगर आप नोटिस करें तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। इस संसार में हर जीव जो है खाना जो खा रहा है, क्यों हमने खाना खाया? आमतौर पे कुछ लोग कहेंगे कि हमको स्वाद अच्छा लगता है इसलिए हमने खाना खाया। नहीं, स्वाद ये प्राइमरी कंडीशन नहीं है। हमने भोजन इसलिए खाया क्योंकि हमें उससे ऊर्जा मिलती है और हमारा जो जीवन है उसी पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने जीवन के लिए खाना खाया है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने उसको अपने तकनीकी मस्तिष्क की वजह से जो है उसके अंदर स्वाद जनरेट कर दिया। एक सही कॉम्बिनेशन में चीज़ों को मिला देने से एक उचित स्वाद उत्पन्न होने लगता है भोजन में, तो एक चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो जो ये ऊर्जा की पूर्ति है ये मेन कंडीशन है भोजन करने का, स्वाद जो है हमारा सेकेंडरी है। ठीक, चलिए तो दूसरी चीज़ें आप देख लीजिए कि आज भी इससे आप एक चीज़ अपने जीवन में सीख सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वह ऐसा ही होना चाहिए जिसमें प्राइमरी कंडीशन होना चाहिए कि ऊर्जा वह कितना देता है। स्वादिष्ट कितना है यह प्रकृति के हिसाब से भी सेकेंडरी कंडीशन है और आम व्यवहारिक जीवन में या एक व्यवहारिक जीवन में जो है भी स्वाद सेकेंडरी ही होना चाहिए। अगर आपने स्वाद को प्राइमरी कंडीशन रख दिया कि भोजन चाहे जैसा हो पर स्वादिष्ट होना चाहिए, तो आप जल्द ही कुछ समय में अपने स्वयं के शरीर का विनाश करके बैठ जाएंगे। तो अभी भी जैसे कहते हैं कि नियम है, भोजन वही करिए जिसके अंदर ऊर्जा का स्तर अधिक हो। ऊर्जा का स्तर अधिक होगा तो आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। जब ऊर्जा अधिक रहेगी तो कार्य करने की भी क्षमता अधिक रहेगी। इस तरह से कार्य करने की जब क्षमता अधिक होगी तो अर्निंग की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब अच्छा खाना खाना एक अपने आप में बहुत जरूरी चीज़ हो जाता है।
चले तो नंबर तीसरी बात को समझते हैं। शरीर में टूट फूट की मरम्मत। हर समय हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां हो रही होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, तो हर समय कुछ न कुछ हमारे शरीर के अंदर हो रहा होता है। वो चीज़ें कैसे रिपेयर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कहीं गिर गए, हमको चोट लगा, तो जब चोट लगा तो वहाँ पे मतलब किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है बॉडी के अंदर, तो उसको रिपेयर करना होगा। तो रिपेयर करने के लिए भी तो हमको ऊर्जा चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? हमारे शरीर के अंदर अपने आप तो बनता नहीं है, अपने आप वो बनता नहीं है, तो वो हमें भोजन के जरिए ही मिलता है। तो भोजन हमारे शरीर के अंदर हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है उसको वो रिपेयर करने का भी काम करता है। एक लास्ट बात आप याद रखेंगे, रोगों से रक्षा। जैसे जब आप बहुत अच्छा भोजन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर अधिक होगा, मिनरल्स अधिक होंगे, प्रोटीन अधिक होंगे, विटामिन अधिक होंगे, तो आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब आपकी स्वयं की शारीरिक क्षमता अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर सामान्य बीमारियां जो हैं प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, या कोई भी बीमारी जब आपको होगी तो वो आपका शरीर सबसे पहले उस बीमारी से लड़ता है, और कई बार हमारा शरीर उस बीमारी को हरा भी देता है। तो इस चीज़ में हमको कहते हैं कि प्रॉफिट होता है कि भोजन हमने अच्छा किया तो उसका हमको लाभ मिला। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एक सलाह देता है कि आप भोजन जो है शाकाहारी भोजन करें और हरी सब्जियों को खाएं, फल खाएं। ऐसा क्यों कहा गया? उसके पीछे बस सिर्फ ये एक रीजन ये था कि उन भोजन के अंदर ऊर्जा का स्तर अधिक है, मिनरल्स का स्तर अधिक है, और जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इन सब का रेशियो अधिक है। तो वो सब शरीर के अंदर जाएंगे तो वो क्षमताओं को बढ़ाएंगे और शरीर हमारा खुद उस बीमारी के प्रति लड़ने में जो है मुख्य भूमिका रोल प्ले करेगा। चलिए, तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि भोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। चले, स्वपोषी पोषण क्या है समझा दिया, इसके प्रकार के बारे में बता दिया। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ये कई बार जो है एग्जाम के अंदर भी पूछ लेता आपसे है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका जो है जवाब क्या हो सकता है, देखिए, जो हरे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, जमीन से जो है जल को ले लेते हैं, और जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, हमने यहाँ पे सनलाइट लिख दिया है, ठीक है। चलिए, सनलाइट और अपने क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, या कह दीजिए कि आप अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। C6H12O6 और प्लस इसी के साथ ये ऑक्सीजन प्लस H2O जल का भी ये निर्माण करता है। तो इससे आप एक चीज समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें एक हरा पौधा अपने क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के तथा जमीन से जल को अवशोषित करके अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, और उसी के साथ जो है उसके सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जो है जल का निष्कासन भी करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस चीज को आप रोक रोक के वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। चलिए, तो परिभाषा समझिए। परिभाषा हमने कैसे बनाया, इस जो है रिएक्शन की वजह से हमने बनाया। हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल को लेकर के अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा उसी के साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल का भी निष्कासन करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक नोट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पृथ्वी पे
प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसने पूरे संसार के जीवों को जिंदा रखने में मुख्य भूमिका निभाया है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कोई जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है कि कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अब्सेंटी में भी सरवाइव कर सकते हैं, वो अलग से कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम और आप तो नहीं कर सकते हैं वैसे सरवाइव। चलिए, तो एक यहां तक शायद आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, तो एक नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग हैं अब कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। अगर कोई ये आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण जो है कहां पर हुआ या कहां पर होता है, तो मैं एक शब्द में अगर एक बात कहूं तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे के हरे वाले हिस्से में होता है। बस यही आंसर है। आप कहेंगे कि सर पत्ती के अंदर होता है, तो ये गलत बात है। पत्ती के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होती है, ये सच है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ पत्ती के अंदर होती है तो ये अपर्याप्त बात है। जो है पौधे का जो कोई भी भाग अगर है, कोई भी पार्ट है, जो पार्ट कैसा हो, अगर वो हरा है, अगर वह पार्ट जो है आपका हरा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। क्योंकि वो हरा ही इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है क्लोरोफिल है, और जहां पर भी क्लोरोफिल होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे की जो पत्ती होती है, उस पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्लोरोफिल की संख्या अधिक होती है। इस पत्ती के अंदर एक स्पेशल टाइप का एक सेल होता है जिसको मीजोफिल्स कहा जाता है। उस मीजोफिल्स के अंदर क्लोरोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए जो है पत्ती के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होती है। यह एक पत्ती की एक बाहरी संरचना है। आपको एक पत्ती बनाने भी आना चाहिए और पत्ती के किस हिस्से का क्या नाम है ये भी आना चाहिए। मैं इसको आपको बना करके भी समझाता, लेकिन समय को भी ध्यान में देखते हुए चीज़ों को डिस्कस करना है, तो बनाएंगे नहीं बल्कि बनाया चीज़ है आपके सामने। हर एक पार्ट का यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जो नुकीला, उसको एपिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो आपको बाहरी लेयर दिखाई दे रही, इसको देखिए क्या मार्जिन कहते हैं। बीच में पत्ती के देखिए सब रेखाएं रहती हैं ऐसे ऐसे खींची, उसको वेन्स कहेंगे। और बीच में जो ये आप देखेंगे अगर, तो ये मोटा सा एक बड़ा सा रिप्स यहाँ पे देखिए अंदर गया हुआ ऐसे रहता है, जिसको हम लोग मिड रिप्स कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है इसको क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका है, पेट्रियोल है। ठीक, तो एक पत्ती के अंदर जो है विभिन्न अंग होते हैं। आपको डायग्राम बायोलॉजी में बनाने आना चाहिए, और जितना भी डायग्राम आप देखते हैं क्लास के अंदर डिस्कस होता है, जिस डायग्राम के जरिए आपको चीज़ों को समझाया गया है उस डायग्राम को आप एक बार अपने से जो है बनाने की कोशिश किया करिए। उससे एक फायदा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस हिस्से का क्या नाम है और कैसे वो काम करता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे करना है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल ये आपको बता दिया, पत्ती है, और पत्ती के अंदर कौन सी कोशिका है, मीजोफिल्स है, जिसके अंदर ये क्रिया सबसे अधिक होती है। और पत्ती की जो बाहरी संरचना है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब सवाल आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन अपने आप में सरवाइव नहीं कर पाएगा, हम और आप जिंदा नहीं बचेंगे। तो इस प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक आपका दिया हुआ है, नंबर 1 कंडीशन पे दिया हुआ है प्रकाश। जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोल दिया ये एक अपर्याप्त चीज है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें से जितनी चीज है वो सब जरूरी है। किसी एक चीज को हम लोग बढ़ा चढ़ा के इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई अगर दूसरी चीज अब्सेंट है तो वह क्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि सबकी भूमिका एक समान हो सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश का होना जरूरी होता है, और खास तौर से जो है बहुत हाई
मतलब बहुत उच्च प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ बच्चे फिजिक्स अच्छे से समझ रहे होंगे तो कहेंगे सर प्रकाश अधिक होने से टेम्परेचर अधिक नहीं होता, बल्कि दबाव अधिक होने से टेम्परेचर अधिक होता है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो हैं कहने की भावनाओं को समझा करिएगा कि टीचर कहना क्या चाहता है आपसे, ठीक है। और हर जगह शब्दों को सही सही मीनिंग निकालेंगे तो हो सकता है उस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए हमारे लिए और आपके लिए भी। तो प्रकाश संश्लेषण के जो है प्रकाश का होना सबसे जरूरी होता है। दूसरी चीज जो है पर्णहरिम, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है। एक खास बात कि अगर इस पृथ्वी पे क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हुआ होता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और इस प्रकृति के अंदर हरा रंग नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात कि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन फ्रीली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होता और कोई भी जो है जीव इस पृथ्वी पे सरवाइव नहीं कर सकता था इस फ्री ऑक्सीजन के बगैर। तो सोचिए प्रकृति के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो इससे पहली बार जो है एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन आया था, जिससे हम और आप आज जिंदा हैं इस क्रिया की वजह से। चले तो दूसरी चीजों के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और उतना ही जरूरी है जितना कि ये सभी चीज जरूरी है। सब अपने आप में एकदम इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान भी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हमारे लिए। तापमान भी मुख्य भूमिका निभाएगा। बहुत अधिक अगर तापमान है, उच्च तापमान में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं चल सकती है और बहुत निम्न तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से नहीं चल सकती है। तो एक उचित तापमान का होना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि एक आदर्श तापमान जो है आप कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें खनिज लवण की तो जो मिनरल्स होते हैं वो सभी मिनरल्स भी जरूरी होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे के अंदर से पौधा जो है जमीन से हर समय पानी को अवशोषित करता है। क्यों करता है आपने कभी सोचा? पौधा एक जो है 95% तक वाटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिमूव कर देता है, छोड़ देता है। उसने सिर्फ पानी जो है 5% ही यूज किया है। तो लेकिन पौधे ने फिर क्यों इतना एब्जॉर्ब किया? तो उसका आंसर है कि उसे खनिज लवण की पूर्ति करना था, मिनरल्स की पूर्ति करना था और उसका एक ही माध्यम था जल। इसलिए जल को उसने अवशोषित किया। और अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए भी पौधे अधिक वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज जल का भी होना बहुत जरूरी होता है और उतना ही जरूरी है जितना कि इसके ऊपर सभी चीजें हैं। ये सब चीजें जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको ऐड करना चाहूंगा आपके लिए कि इसमें से अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगा, कोई भी चीज जब ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाएगी और अगर कोई भी चीज इसमें से कम होगा तब पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी चीजों का एक अपने स्तर तक ही इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर है तो ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वह उस पौधे को ही सुखा देगा और वह उसके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि हर एक चीज की एक लिमिटेशन है। उसके ऊपर भी हानिकारक है, उसके नीचे भी हानिकारक है। तो दोनों स्थिति जो है आपको समझना होगा। तो शायद ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगली चीज को देखते हैं हम लोग हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के महत्व की बात करें कि जो है हमारे प्रकृति के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है, हर पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या लाभ हुआ है। हमने एक अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली कि प्रकाश संश्लेषण ही वह क्रिया है जो हमें जीवित रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ नंबर 1 है जिसे आप कहते हैं भोज्य पदार्थ का उत्पादन। जो भोजन है उस भोजन का जो है उत्पादन किसने
किसके जरिए हुआ है, तो आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर इस प्रकृति के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधों के अंदर अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा, और अगर भोजन का निर्माण नहीं होगा तो हम और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीजें आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात आप जानते होंगे कि जो हमारी सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो है क्या आता है, सौर ऊर्जा आता है, सोलर एनर्जी आती है, सौर ऊर्जा आता है, और ये पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो है सोलर एनर्जी को, ध्यान से समझिए एक इक्वेशन को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो ये अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत भी हो जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वायुमंडल का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन, ये क्या चीज है, तो इस तरह से समझिए कि संसार में जितने भी जंतु हैं वो सभी जंतु जो है वायुमंडल के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। अब जब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं तो पौधे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बनी हुई रह रही है। हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने यूज किया और पौधे के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हमने यूज किया, तो एटमॉस्फेरिक बैलेंसिंग कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि एटमॉस्फेयर में जो गैस का बैलेंसिंग है वो बरकरार रहेगा। वो अलग बात है कि इस समय थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ रहा है और अन्य जहरीली गैसों का रेशियो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है हमारी अर्थ का, दुनिया भर का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन एक आम भाषा में आपको जो यहाँ पे समझना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए कह दिया था कि शुद्धिकरण में भी यह भूमिका निभाता है वायुमंडल की। दूसरी चीज कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये भी चीज जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो है आप हेडिंग देख सकते हैं विषम पोषी पोषण के ऊपर। ठीक, अभी तक जो हमने डिस्कस किया लगभग 37 मिनट तक सिर्फ एक टॉपिक थी जिसे आप कह सकते थे स्वपोषी पोषण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विषम पोषी पोषण। ठीक है, चलिए, तो विषम पोषी पोषण का क्या अर्थ हो सकता है इसको अब हम लोग समझेंगे। एक शब्द में समझिएगा, वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण अपने शरीर के अंदर नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह पहले से बने हुए किसी भोज्य पदार्थ के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग, हमारे अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं चल रही है, हम जो है भोजन को नहीं अपने अंदर बना सकते हैं, बल्कि जो बाहर भोजन है उसी को हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से, भोजन के लिए खाते हैं। तो विषम पोषी पोषण वो होता है जिसमें जीव पहले से बने हुए किसी भोज्य पदार्थ के ऊपर निर्भर होता है, जो स्वयं अपने भोजन को निर्माण, जो अपने स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक आता है प्राणी समभोजी पोषण, आप इसको देखिए, ये है प्राणी समभोजी पोषण। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो होता क्या है कि जो जीव होगा वो तरल या ठोस अवस्था में भोजन को ग्रहण करता है। प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है, तो एक छोटा सा 2 शब्द का हमने परिभाषा आपको दिया है कि प्राणी समभोजी पोषण में जो जीव होता है वह तरल और ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे हम जब भी खाएंगे तो किसी प्रकार के ठोस मटेरियल को खाएंगे या तो किसी प्रकार का तरल ही पदार्थ होगा जिसको हम लोग खाते हैं। तो प्राणी समभोजी समझ में आया होगा, विषम पोषी पोषण क्या है वो समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार इस बात को रिपीट कर दूं, विषम पोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव जो है
वो भोजन को नहीं बना सकता है, पहले से प्रकृति के अंदर बने हुए भोजन को वो लेकर के ग्रहण करता है। ये ग्रहण करता है, ये बनाता नहीं अपने अंदर है। जैसे हम लोग क्या हैं, विषम पोषी के कैटेगरी में आते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि हमने रसोई के अंदर जो है खाना बनाया, वो तो हमने बना के खाया है तो हम भी स्वपोषी होंगे। आपने रसोई के अंदर खाना पकाया है, बनाया नहीं है। पकाना और खाने का बनना वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए, तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गया होगा कि प्राणी समभोजी पोषण किसे कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का पोषण होता है जिसमें जो है जंतु क्या करता है कि वो किसी ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करता है। अब इस बात का उदाहरण क्या हो सकता है, तो इस बात का जो है उदाहरण आप देख सकते हैं, इस संसार के सभी जंतु, जितने भी आपको बड़े सभी जंतु दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी जंतु जो हैं प्राणी समभोजी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, प्राणी समभोजी के कैटेगरी में आएंगे। जितने बड़े जंतु आप देख रहे हैं उस सब के सब प्राणी समभोजी में आ जाएंगे। चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने देखिए है, जिसे आप कहेंगे जो है परजीवी। परजीवी क्या होता है, इसको एक बार आप नजर डालेंगे। देखिए, परजीवी का मतलब होता है जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित हो। परजीवी किसे कहेंगे, जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर आश्रित होता है, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी। ठीक, चलिए, तो परजीवी का मतलब आपको समझ में आ गया। एक लाइन में आप लिख सकते हैं इसकी पूरा डिफिनेशन। शरीर के ऊपर रहना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा जो है शरीर के ऊपर रहने वाले, के ऊपर रहने वाले। ठीक है, शरीर के ऊपर रहने वाले मतलब परजीवी जीव उसे कहते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहेंगे। इस बात का उदाहरण क्या हो सकता है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जोंक का नाम सुने होंगे, खटमल का नाम सुने होंगे, अमरबेल, ये सब जो हैं इसी के एग्जाम्पल हैं। तो आप कह सकते हैं अमरबेल, ठीक है, कामा, जोंक, कामा जो है खटमल, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं जो हैं परजीवी के। चलिए, तो अब अगला सवाल आता है, एक होता है मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। ठीक, चलिए, तो जो मृतोपजीवी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वे जीव आते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ से या किसी जीव के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। सिंपल सा छोटा सा हमने आपको परिभाषा बताया कि मृतोपजीवी में वे जीव आते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थ से या जो है किसी जो है मृत शरीर से जो है अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी का उदाहरण क्या हो सकता है, आपको भी ये बात पता है कि इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, आप देखिए कवक हो जाएगा। ठीक है, इस बात का उदाहरण क्या हो जाएगा, कवक। इसका उदाहरण जो हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल जो है ईस्ट भी है। चलिए, तो ईस्ट को भी लिख देते हैं। ये सब जो है कैसे जीव हैं, ये वे जीव हैं जो मृतोपजीवी हैं, मतलब कि सड़े गले पदार्थ से या जो है मरे हुए शरीर से भोजन को प्राप्त करते हैं, इन्हें हम लोग मृतोपजीवी कहेंगे। तो शायद ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक जो है आपका एक अगला पॉइंट आता है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। ये मैं आप सबके लिए दूंगा, इतना मैंने बारीकी से चीजों को पढ़ाया है, तो आपको बताना होगा कि क्या स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर हो सकता है। ये आपका एक काम है। ठीक, चलिए, आप बताएंगे कि ये क्या हो सकता है। अब अगला जो हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों आता है अब जो है एक नई हेडिंग जो शुरू होती है, जिसे आप कहेंगे अमीबा में पोषण। थोड़ा सा पीपीटी यहाँ पे मिस सेट है, इसको ऊपर होना चाहिए थे, नीचे है। आप हेडिंग देख सकते हैं, अमीबा में जो है पोषण।
तो अमीबा के अंदर जो पोषण है वो कैसे होता है वो थोड़ा सा समझेंगे, और फिर जो है हम लोग समझेंगे जो है कि मनुष्य के अंदर पोषण की क्रिया कैसे हो पाती है। तो आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, यहां पे जो है अमीबा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक अमीबा है जो पोषण कर रहा है। पोषण का अर्थ हमने आपको समझाया है खाना खाने की प्रक्रिया, सीधा सा, या किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। क्या होगा? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ शरीर के बाहर था, उसे हमने अंदर ले लिया। तो चलिए मैं लिखता हुआ चलूंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो नंबर 1 पे आप कह सकते हैं अंतःग्रहण, ठीक। दूसरे पे आपका जो आपका चीज आ जाएगा जिसे आप कहते हैं पाचन। क्या हो जाएगा? पाचन। और जो आपका तीसरा चीज आएगा उसको आप कहेंगे अवशोषण, ठीक है। चलिए, अवशोषण। इसके बाद आएगा स्वांगीकरण। चलिए, स्वांगीकरण, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। ये कुल टोटल जो है 5 चरण होता है हर जीव के अंदर, चाहे वो आप मेरे बारे में बात करें, चाहे किसी दूसरे जंतु के बारे में बात करें, या चाहे वो अमीबा के बारे में ही बात करें। ये 5 चरण होता है हर जीव के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि चीजों को पकड़ के अपने अंदर लेना। जब अंदर जाता है तो हम उसको पचाते हैं। क्या करते हैं? पचाते हैं, जिसे आप पाचन कह रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इंगेशन, इसके बाद जो है क्या कर रहा है? डाइजेशन, फिर क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर क्या हो रहा है? इगेशन हो रहा है, ठीक। तो इससे क्या आप समझे कि पहले अंतःग्रहण होगा, अपने शरीर के अंदर लेगा, फिर पचाएगा, फिर जो मिनरल्स मटेरियल्स हैं उन सबको क्या करेगा? वो अवशोषित करेगा अपने शरीर के अंदर। फिर स्वांगीकरण, उसको अपने शरीर के सभी विभिन्न पार्ट तक या विभिन्न सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद जो है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का अर्थ होता है कि जब भोजन कोई जीव अपने अंदर करता है, जब भोजन करता है तो उसके शरीर के अंदर जब पाचन की क्रिया होती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है जिसे शरीर से बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे मल मूत्र को आप देख रहे हैं ना, वो क्या है? बहिक्षेपण है। आप उसे उत्सर्जन भी कहेंगे। चले, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो सेम प्रोसेस अमीबा है। यहाँ पे इसके बगल में देखिए फूड मटेरियल है। ये जो आप इसका फूड मटेरियल देख रहे हैं, यहाँ पे इसका फूड मटेरियल है। फिर इसने अपना देखिए स्यूडोपोडिया, ये जो जगह जगह पे आपको उभार ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे इसका नाम जो है स्यूडोपोडिया। और अमीबा कैसा जीव है? तो यह एक कोश की जीव है। कैसा जीव है? एक कोश की जो है ये जीव है, ठीक। चलिए, ये जो है एक कोश की जीव है, और जहां जहां पे हमने टिक बिंदु लगाया है वो सब क्या है? स्यूडोपोडिया है। तो ये अपने स्यूडोपोडिया की सहायता से गति भी करता है और प्लस उसी की सहायता से भोजन को कैप्चर करने का भी काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे इसने क्या किया? कैप्चर कर लिया, फिर इसको क्या करेगा? अनेकों प्रकार के एंजाइम्स को उसके ऊपर छोड़ेगा और उस फूड मटेरियल को छोटे छोटे खंडों में तोड़ेगा और उससे जितने भी मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन, जो भी चीज उसे जरूरत की है उसे सब वो अपने बॉडी में क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिसे आप यहाँ पे लिखे हैं जो है अवशोषण करेगा। फिर उसको शरीर के विभिन्न हिस्से तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ वो बचेगा उसको क्या करेगा? बाहर निकालने का काम करेगा, जिसे आप बहिक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अमीबा के अंदर कैसे पोषण होता है। चलो, अब अमीबा में समझ गए हो तो थोड़ा सा मानव के अंदर समझ जाते हैं हम लोग कि मानव के अंदर पोषण की क्रिया कैसे होगी। तो आपका हेडिंग हो जाएगा मानव में पोषण। चलिए,
अब ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जितना आसानी से हम लोगों ने अमीबा के अंदर समझा है, उतना ही आसान और उतना ही सरल मनुष्य के अंदर नहीं होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि अमीबा एक कोष की जीव है और मनुष्य जो है बहुकोष की जीव है। अमीबा एक बहुत ही सरल जीव है और मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे एक जटिल प्राणी की लिस्ट में आता है। तो इसलिए मानव के अंदर जो पोषण की क्रिया है, सेम प्रोसेस तो वही 5 ही होगा जो आप यहाँ पे देखे हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, यही 5 ही चीजें होंगी मनुष्य के अंदर भी। लेकिन जो है वो चीजें बहुत विस्तार से हो जाएंगी, काफी लंबी चौड़ी हो जाएंगी। तो अब इसको समझिए। ये आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स बॉडी, ये मनुष्य के अंदर की संरचना है जो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं। यहां से स्टार्ट होती है कहानी, इस पॉइंट से जिसे आप मुख कहते हैं, और यहां पे आकर के खत्म होती है जिसे आप गुदा कहते हैं या गुदा द्वार कहते हैं। तो मनुष्य की जो आहार नाल होती है वह मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। इसकी जो टोटल की लंबाई अगर हम बात करेंगे इस आहार नाल की, तो इस आहार नाल की लंबाई जो है 8 से लेकर के 10 मीटर तक हो सकती है। ये एक स्पेशल बात है जो आपको याद रखना होगा कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कैसी होगी, जो है बड़ी होगी कि छोटी होगी या कितना होगा। अच्छा, खास बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो है शाकाहारी जो जीव होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप खरगोश को ले लीजिए, तो जो खरगोश है इसका जो आहार नाल है वो क्या होगा, खरगोश का जो आहार नाल है वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो शाकाहारी है। तो एक चीज सीधी सी बात समझिए कि शाकाहारी जानवरों के अंदर का जो आहार नाल होता है वो मांसाहारी जानवरों की तुलना में बड़ा होता है। जैसे आप एक तेंदुआ देख रहे हैं, चीता देख रहे हैं, वो खरगोश से बड़ा होता है, लेकिन आहार नाल जो है खरगोश का उससे बड़ा होता है। तो ये चीज आप समझिएगा कि जो आहार नाल होता है वो शाकाहारी जानवरों के थोड़े से बड़े होते हैं। तो आहार नाल कहां से कहां तक होता है हमने भी समझा दिया। ये जो है मुख से स्टार्ट होता है और एनस तक, गुदा द्वार तक ये जाता है। तो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक की जो चीजें हैं उसको आहार नाल कहेंगे। उसकी जो लंबाई है वो 8 से लेकर के 10 मीटर तक होती है। वही बात यहां पर देखिए लिखा हुआ है आहार नाल। तो आहार नाल शुरू कहां से होता है, एक लाइन में आप लिखेंगे कि यह मुख से शुरू होता है और खत्म कहां होगा, तो आप लिखेंगे गुदा द्वार पर। ठीक है, ये खत्म कहां होगा, गुदा द्वार पर। ठीक है, इसकी लंबाई की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 8 से ये 10 मीटर हो जाता है। ठीक, सिंपल सी बात। तो आहार नाल क्या है आपको समझा दिया, कितना लंबा है ये भी बता दिया, किस जंतु का बड़ा है किस जंतु का छोटा होगा ये भी हमने आपको बता दिया। अगली बात जो आती है, देखिए हमने शुरू में कहा कि मनुष्य के अंदर जो है पोषण को समझने के लिए बहुत सारे पार्ट को पढ़ना पड़ जाता है। तो आमतौर पे एक चीज समझिए कि मुख एवं मुख गुहिका होता है, जहां से शुरू हुआ है। हमने शुरू में क्या कहा कि आहार नाल का पहला हिस्सा क्या है, मुख, और अंतिम बिंदु क्या है, गुदा द्वार। तो कहानी यहां से शुरू होगी और यहां तक जाएगी। मतलब कि 8 मीटर से 10 मीटर जो लंबाई है आहार नाल की, वो नंबर 1 से शुरू होगा तो नंबर 8 तक और 10 तक जाएगा। तो वहां तक हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट आता है कि जो मनुष्य का मुख, इस तस्वीर के अंदर ही मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। आप गौर से इस चीज को समझिएगा क्योंकि तस्वीर के जरिए ही आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। यह है मनुष्य का मुख। इस मुख की एक खास बात है कि इस मुख के अंदर देखिए होता है दांत, जो आप जानते हैं। दोनों साइड होता है गाल, ये भी आप जानते हैं। बीच में होती है जीभ, ये भी आप जानते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। सामने की तरफ होता है लिप्स, इसे भी हम जानते हैं। कौन नहीं जानता है इसके बारे में? ठीक है, जुबान के बारे में कौन नहीं जानता है, हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, तो जो है चिक के बारे में भी हम लोग जानते ही हैं, मतलब गाल, ये चीज है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि जो हमारा अंदर का जो तालू जिसे आप कहते हैं, यहाँ
ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें एक चीज नोटिस करेंगे तो आगे के साइड जो है हार्ड है, पीछे के साइड जो है सॉफ्ट है। तो यहां से एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे एक नाम यूज किया गया हार्ड प्लेट। ये जो ये वाला हिस्सा आपका है, आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा, यहाँ पर अगर आप अंगुली डाल के चेक करेंगे यहाँ, तो आपको काफी जो है बहुत गुदगुदी टाइप का फील होगा आपको, और उसी के साथ साथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा क्या चीज को हार्ड प्लेट होता है। उसके इधर जाएंगे इधर, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, सॉफ्ट प्लेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कठोर तालु और मृद तालु हिंदी में शायद कहेंगे, क्या इंग्लिश नाम याद रखिएगा। ठीक, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट, तो ये चीज हमने आपको समझा दिया। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे एक जो है लटका हुआ जो चीज दिखाई देता है, ये चीज जो आप जिसे देखते हैं, ठीक है, घाटीडापन शायद हिंदी में कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए घाटीडापन, ये जो चीज है, आप शीशे के अंदर अगर अपने मुंह को खोल करके देखें तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, ओउला कहेंगे। क्या कहेंगे, ओउला कहा जाता है इसे है। चलिए, तो ओउला आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर जो दांत आपको दिखाई दे रहा है, इस मुख के अंदर एक यंग पर्सन के अंदर जो है कुल टोटल 32 दांत आपको दिखाई देते हैं। ठीक, एक यंग व्यक्ति के अंदर जो है 32 दांत दिखाई देंगे, जो है सामान्य तौर पे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा मुख है, उस मुख के अंदर दांत होता है, और दांत जो है सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने चारों प्रकार के दांत के यहाँ पे लिख रखा है, फोटो के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो एक होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। ठीक, मनुष्य के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, और चारों प्रकार के दांत जो है किसी न किसी प्रकार का मुख्य भूमिका भी अदा करेंगे। जैसे इंसीजर, जिसे आप वो कहते हैं कृंतक कहेंगे, हिंदी में कृंतक, आगे जो आप यहाँ पे हंसते समय आपको जो दांत दिखाई देता है समान आगे, ये सब क्या है, कृंतक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 इधर ऐसे नुकीले नुकीले आपको दांत दिखाई देते हैं, जो नुकीले आपके दांत हैं उसको हम लोग नाम देते हैं कैनाइन्स, ये देख सकते हैं नुकीला भी है। इसके बाद प्री मोलर्स उसके पीछे होता है, और फिर जो है मोलर होता है जो सबसे पीछे होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गया होगा। इन सबके जो है काम अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आप इंसीजर देख रहे हैं, ये दांत जो है किसी चीज को काटने का काम करता है, और ये जो दांत जो कैनाइन आप देख रहे हैं, ये जो है किसी चीज को चीरने फाड़ने का काम आता है। जैसे आपको अपने ईख चीहा होगा तो आप उसको जो है आप उस समय जो है कैनाइन का ही प्रयोग किए होंगे। ठीक है, तो और जब आप किसी चीज को बहुत बारीकी से कूचते हैं, पीसते हैं अपने जुबान मतलब मुंह के अंदर, तो उसमें हम प्री मोलर और मोलर जैसे दांतों का प्रयोग करते हैं, जिसे आप अग्र चौड़क और चौड़क के नाम से जानते हैं। तो ये दांत हैं आपके, और दांत की कुछ हमने मुख्य बातें भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी संख्या की बात करेंगे। तो इसकी जो संख्या होती है, देखिए चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या देखिए होती है 4, मतलब 4 जो है ऊपर के जबड़े में होगा तो 4 नीचे की जबड़े में भी होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 4 होती है। ठीक है, इसकी संख्या क्या होगी, 4 4 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और रदनक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 आपको ऊपर के जबड़े में देखने के लिए मिलेगा, और 2 जो है आपको नीचे के जबड़े में आपको देखने के लिए रदनक मिल जाता है। और जो अग्र चौड़क है ये भी 4 4 होता है। ठीक है, ये जो अग्र चौड़क है इसकी भी संख्या 4 4 हो जाएगी, और इसकी संख्या जो है आपकी 6, और इसकी भी संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक, तो दांत के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, 6 6 4 10, और 10 और 14 14 2 16, और 16 दूनी 32। तो एक व्यक्ति के अंदर जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। और खास बात ये कि और समझिए कि जो मनुष्य होता है ना, यह द्विबारदंती होता है। द्विबारदंती का अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर दांत जो है 2 बार आते हैं। हाँ, वो सभी दांत नहीं आते, वो अलग चीजें हैं। कुल 20 ऐसे दांत होते हैं जिसे आप
दूध के दांत कहते हैं। वो दांत जो है टूटते हैं फिर वापस दोबारा आ जाते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर 2 बार दांत आ जाते हैं। तो 32 ये और जो है 20 वो, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इन सबको अगर ऐड करके देखेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल में जो है दांतों की संख्या आपको देखने के लिए मिल जाता है कितना, ठीक ठाक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा 52। ठीक, तो अगर कोई ये पूछता है कि एक स्वस्थ मतलब एक व्यक्ति के अंदर कुल टोटल कितने दांत होंगे उसके पूरे जीवन काल में, तो इसका जवाब जो है 52 हो जाता है। तो शायद दांत से संबंधित कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला चीज देख लेते हैं हम लोग हैं। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप जुबान कहेंगे या जीभ कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हर चीज का एक जड़ होती है ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा अगर किसी चीज का जड़ है तो जीवा होती है, जुबान। अगर इंसान बोले न या जरूरत से ज्यादा न बोले तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। सबसे अधिक काम बिगाड़ने की लिस्ट में यही आती है। तो जो हमारी मुंह होता है, हमारे मुंह के बीच में हमारी जो जीवा होती है, ये सामान्य तौर पे जब हम बोलते हैं तो बोलने में ध्वनि उत्पन्न कराने में सही शब्द उच्चारण के लिए जिम्मेदार होती है, और उसी के साथ साथ जो है ये स्वाद को पहचानने में भी भूमिका निभाएगी। जैसे आप अगर बात करें कि जो एक पुरुष होता है और एक महिला जो होती है, दोनों के व्यक्ति के अंदर एक अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा स्वाद को लेकर के। एक पुरुष के अंदर जो है स्वाद कम अनुभव होता है क्योंकि उसके जीवा के अंदर स्वाद कलिकाएं कम होती हैं, और एक स्त्री के अंदर स्वाद ज्यादा अनुभव होता है क्योंकि उसके जीवा के अंदर स्वाद कलिकाएं अधिक होती हैं। इसीलिए जो है सेम प्रोडक्ट हो, अगर कोई एक सेम प्रोडक्ट है उसी को मेल खा रहा है, मतलब कोई पुरुष खाए और उसी को अगर कोई स्त्री खा रही है, तो उसका जो अनुभव होगा उस प्रोडक्ट के चीज का स्त्री के पास अधिक होगा क्योंकि उसके पास स्वाद कलिकाएं अधिक थी। तो ये आप कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए जो हमारा जीवा आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हिस्से पर अलग अलग चीज होती है जो अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। अगर हम आगे की बात करें जीवा के अगले हिस्से पर, तो यहाँ पे आपको नमकीन और जो है मीठा देखने के लिए मिल जाएगा, स्वाद का अनुभव होगा। अगल बगल जो है आपको खट्टा देखने के लिए मिलता है, और बीच में जो है एकदम पीछे जो है वहां पे आपको जो है कड़वापन का फील होता है। अगर कोई चीज कड़वी है और अगर आप उसे खाते हैं या पीते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप लंबे समय तक उस कड़वेपन को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे एंडिंग पॉइंट पे है, सबसे अंदर है, और सबसे अंदर होने की वजह से वो लंबे समय तक उसका स्वाद अनुभव कराती आपको रहता है। तो ये हमारी जीवा होती है। जीवा का हमने कुछ मुख्य बात हमने आपको बताया, इसका प्रयोग संभाल कर करें क्योंकि सबसे बड़ा चीजों का जड़ यही चीज होती है। और महिलाएं तो कुछ खास तौर से ही भाई संभाल कर इसका प्रयोग करें। ठीक है, महिलाओं के पास शस्त्र के नाम से उसके सिर्फ जीवा ही है और उसी का प्रयोग जम के करती हैं और हर युद्ध के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। चलिए तो ये चीज देख लेते हैं कि एक देखिए आता हमारे अगली हेडिंग जो है अमाशय। ठीक है, अब जो है हमने मुख की बात कर लिया और अमाशय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से उसके पहले ग्रसनी और ग्रास नली जो आता है उसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटा सा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, चलिए तो अमाशय के ऊपर आते हैं। जो है ये हमारा देखिए अमाशय है, यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ये एक पर्सन है जिसके अंदर ये अमाशय एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर है। आम व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर पेट है। ठीक है, आम व्यक्ति की निगाहों का जो पेट है वो अलग है, लेकिन जो बायोलॉजिकली जो पेट जिसे आप कहेंगे, जिसे आप अमाशय कहेंगे, जहाँ भोजन जाके स्टोर होता है, तो वो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पे चेस्ट के जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे, तुरंत वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अमाशय देखिए लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जैसे बायोलॉजी में पेट का सेंस ये है अमाशय, लेकिन अंग्रेजी हिंदी में पेट का सेंस ये पूरा है। बात समझ में, तो वहां पे वो सेंस अलग है। तो भाषा के आधार से और सब्जेक्ट के आधार से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो आपका है अमाशय है, और इस अमाशय के अंदर कुछ चीजें घटनाएं घटती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। मैं 2-4-10 चीजें आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। पहली चीज अगर हम बात करें कि जो है अमाशय के आकार की, तो आप आकार इसका अगर देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसका जो है आकार। ठीक है, आकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका आकार जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कैपिटल जे के आकार का। ठीक है, ये जो है आपको कैपिटल जे के आकार का दिखाई देगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात कर ले
तो इसकी जो है लंबाई जो इसकी अगर हम बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आपका लंबाई है। और अगर ये एक थैलीनुमी संरचना है, ये पहली चीज तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि जो अमाशय है एक थैली की तरह होता है। कैसा होता है? थैली नुमा संरचना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि जो ये है इसके अंदर भोजन जाकर के स्टोर होता है। यह भोजन को पीसने का काम करता है, लुगदी बनाने का काम करता है और कई चीज़ों को रिलीज करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें तो यह HCl को भी रिलीज करता है। और ये जो HCl है ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपके शरीर में जो है भोजन को पचाने का। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो उन सभी बैक्टीरियाओं को मारने का जो है काम क्या करता है? HCl ही करता है। तो आप कह सकते हैं कि HCl जो है हमारे भोजन में आए सभी बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है। उसी के साथ साथ आप एक चीज और बढ़िया सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से रिलीज होता है जिसे आप कहते हैं जठर रस। जठर रस, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या कहेंगे? जठर रस होता है इसके अंदर रिलीज। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि 3.5 करोड़ इसके अंदर जो है जठर ग्रंथि पाई जाएगी। कितना? 3.5 करोड़ इसके अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियों की संख्या भी आपको याद रखना है। अमाशय के अंदर 3.5 करोड़ जठर ग्रंथि पाई जाएगी और ये जो जठर ग्रंथि है जठर रस का स्राव करती है। शायद यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले तो कुछ अन्य काम भी इसका होता है जो है हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चले अगर हम इसके भाग की बात करें कि जो अमाशय जो है, अमाशय के कितने भाग हो सकते हैं, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक होता है ये देखिए फंडस वाला भाग, ये बॉडी वाला है, ये फाइलोरिक है, ये कार्डियक। ठीक है, ये इसके जो है भाग हैं, अमाशय के भाग जो अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। जो फिगर है इसमें जो ये सामान्य तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, 4 पार्ट दिखाए गए हैं ना, ये चारों पार्ट के नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, हिंदी इंग्लिश का जो समस्या है यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी सेम रहेगा। ठीक है, हाँ तनी से अंतर कर सकते, बॉडी वाले पे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, चले तो कार्डियक भाग, फंडिक भाग और फाइलोरिक भाग और शेषाग्र भाग होता है जिसे आप बॉडी रीजन कहते हैं। ठीक है, ये शेषाग्र भाग रहेगा बॉडी का आंसर। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा और अधिकतम बायोलॉजी में आप पाएंगे कि इंग्लिश हिंदी सेम में मिल जाता है। चले, हर जगह ऐसा नहीं रहेगा लेकिन। तो अमाशय को हम सामान्य तौर पे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ये चीज हम लोगों ने समझा। अब बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या चीज? ये एक पर्सन है जिसके अंदर ये अमाशय है और अमाशय के अंदर भोजन आया, यहाँ पे कुछ चीजें घटना घटी और फिर इसके बाद भोजन जो है यहाँ से होते हुए इस छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर इस छोटी आंत को आप गौर से देखें तो ये जो रंगीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रंगीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रंगीन पार्ट आपका क्या है? छोटी आंत है। आपसे एक सवाल पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट कि भोजन का पाचन पूरी तरह से कहां होता है? तो आप एक ही जवाब देंगे कि भोजन का पाचन पूरी तरह से जो है छोटी आंत के अंदर होता है। बहुत से लोग आंसर देते हैं कि बड़ी आंत के अंदर होता है, वो बात गलत है। बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं बल्कि अवशोषण होता है, ये आप कह सकते हैं। सबसे अधिक जो अवशोषण का काम होगा वो कहां होगा? बड़ी आंत के अंदर। और पाचन सबसे अधिक कहां होगा? तो छोटी आंत के अंदर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जो है छोटी आंत के पार्ट के कि कितने उसके हिस्से हो सकते हैं, तो सामान्य तौर पे जो है हम लोग छोटी आंत को 3 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हो रहा है ड्यूडेनम,
ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये ड्यूडेनम है, शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए ड्यूडेनम होता है, फिर ये बीच में जो आप देख रहे हैं दूसरे कलर का डिफरेंट, ये आपको जेजुनम है, और लास्ट में ये जो आपको हल्का मतलब येलो दिख रहा है, इसको इलियम कहते हैं। अब आप कहेंगे फिर सर जी यहाँ पे नाम इंग्लिश वाला यूज कर रहे हैं, तो भैया इसका भी नाम इंग्लिश हिंदी में सेम रहता है। तो जो हमारी छोटी आंत है उसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के नाम हमने बता दिया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के अंदर भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है। अगर भोजन छोटी आंत के अंदर नहीं पच पाया है तब वह बड़ी आंत के अंदर भी नहीं पच सकता है, जान लीजिए, क्योंकि बड़ी आंत भोजन को पचाने का काम नहीं करती है। शायद ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अगर थोड़ा सा चीज़ें हम और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो छोटी आंत है वो मेरे प्यारे बच्चों लगभग वो 6 से लेकर के वो 7 मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, 6 से लेकर के 7 मीटर लंबी होती है। और मोटाई की अगर हम बात करें या चौड़ाई की, तो 2.5 सेंटीमीटर ये क्या होगी, ये लगभग चौड़ी हो सकती है। सेंटीमीटर ये क्या होगी, चौड़ी होगी ये, ठीक। तो इसके अंदर अच्छा एक चीज और आप यहां पे ऐड करना चाहूंगा रसांकुर के बारे में, ठीक है। चलिए तो इस छोटी आंत के अंदर एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा रसांकुर। क्या नाम होगा, रसांकुर। रसांकुर एक ऐसी जो है अंगुली नुमा संरचना इसके अंदर होती है जो सबसे अधिक चीजों को क्या करती है, पचाने और एब्जॉर्ब करने में मुख्य भूमिका निभाएगी, ठीक है। चलिए तो ये चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये छोटी आंत जो है ये जाके खुलेगी किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर। छोटी आंत जो है जाके खुलेगी किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर। देखिए अच्छा छोटी आंत और बड़ी आंत में कौन सी आंत बड़ी है इसको भी समझ लीजिए। जिसका नाम छोटी आंत है वो बड़ी आंत है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, हम बात कर रहे हैं कि जिसका नाम छोटी आंत है वो लंबाई में बड़ी है और जिसका नाम बड़ी आंत है वो लंबाई में छोटी है। तो मतलब कि जौन छोटी आंत है वो बड़ी आंत है, जौन बड़ी आंत है वो छोटी आंत है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बड़ी आंत कहने का सेंस उसका मोटा था। बड़ी आंत जो है लंबाई में छोटी है पर मोटी है, और छोटी आंत जो है लंबाई में बड़ी है पर पतली है। ये चीज आप देख सकते हैं। तो इन दोनों जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में मिल रहे हैं, ठीक, उस जगह पे यहाँ पे एक बिंदु आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। तो ये चीज समझिए कि हमारे पूर्वजों के पास अपेंडिक्स एक एक्टिव ऑर्गन्स के रूप में प्रेजेंट था। मतलब कि उनके अंदर ये एक ऐसा अंग था जो पूरी तरह से एक्टिव था, लेकिन बीच में मनुष्य ने धीरे धीरे चीज़ों को अंदर परिवर्तन किया और वो शाकाहारी चीज़ों को छोड़ करके मांसाहारी की तरफ शिफ्ट होने लगे। और अपेंडिक्स का जो है काम था ग्लूकोज को जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना इसका काम हुआ करता था। तो इसने उसको क्या किया, धीरे धीरे काम नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। इसलिए आज जो है अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम अवशेषी अंगों की बात करेंगे तो अब तक में जो है टोटल 100 ऐसे अंग हैं जो मनुष्य द्वारा मतलब गिन लिए गए हैं कि मनुष्य के शरीर में 100 अवशेषी अंगों का लिस्ट है। उसमें से एक आपका अपेंडिक्स भी आता है। चलिए तो हमने छोटा मोटा बात बता दिया आपको छोटी आंत के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं बड़ी आंत के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा है आपका बड़ी आंत, इसमें आप अपेंडिक्स को अच्छे से देख सकते हैं इस तस्वीर में, ठीक है। तो अब देखिए ये आपकी बड़ी आंत होती है जहां पे सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है तथा अन्य सभी चीजों का भी अवशोषण होता है। तो यहां से शुरू होती है बड़ी आंत, जो ये ऊपर जा रहा है इसका नाम होता है असेंडिंग कॉलम, ठीक है। ये असेंडिंग है, फिर ये देखिए ट्रांसवर्स है, ठीक है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर ये क्या है डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐसे दिखाई गया है ये सिग्मोइड कॉलम है, इसके बाद रेक्टम ये है, और फिर यहाँ पे ये एनस है। बात समझ में आए। अब असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स ये सब जो चीजें यूज की गई है, ये बच्चा इंग्लिश हिंदी, अब इसका हिंदी तो ही कठिन है, आप अंग्रेजी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है अंग्रेजी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। ये बड़ी आंत है और बड़ी आंत भोजन के अंदर सभी चीजों को अवशोषण में मुख्य भूमिका आपको निभाती हुई नजर आएगी, ठीक।
चले, तो अब इसके बारे में कुछ बातें और कर दिया जाए। अगर हम इसकी बात करें कि लगभग कितना लंबी होगी, तो इसके बारे में आप एक बात कह सकते हैं 1.5 मीटर। अब देखो ये जो है 6.7 मीटर लंबी थी, अब ये कितना है 1.5 मीटर लंबी है। लेकिन अगर हम इसकी मोटाई की बात करेंगे तब अंतर आ जाएगा, इसमें 4.7 सेंटीमीटर ही मोटी होती है। अब हम अगर पिछली वाली की बात करें 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी थी, ठीक है। तो इसके ये चीजें अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। अब इसी के साथ साथ कुछ चीजें और हम थोड़ा सा फटाफट आपको बताना चाहेंगे। चले, तो यहाँ पे देखिए लार ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा। अब ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में चीजें ये है कि जो हमने खाना पीना खाया है, जब हम खाना पीना खाते हैं तो खाना पीना को खाने के लिए तो अलग अलग अंग भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ में कुछ ग्रंथि होती है जो मुख्य भूमिका निभाती हैं। उसमें से एक ग्रंथि के आता हमारा है ये लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियों की संख्या आप याद रखेंगे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर ये जो उसका मुंह होता है, मुंह के पास यहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मतलब संख्या में टोटल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप इनका नाम देख सकते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड्स ये बड़ी वाली है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये वहाँ पे है जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ फिर यह यहाँ पे देखिए जस्ट दांत के बगल में यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। तो मनुष्य के अंदर जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन लगभग जो है 1.5, ठीक है, लीटर जो है लार को रिलीज करने की क्षमता रखता है। कहने का अर्थ यह है कि 1.5 लीटर तक मनुष्य लार रिलीज कर सकता है। जैसे अब मैं लगातार बोल रहा हूं तो मेरे अंदर जो है लार रिलीज करने की क्षमता क्या हो जाएगी, जैसे बढ़ जाएगी। ज्यादा समय तक बोलने वालों के अंदर ये चीजें देखने के लिए मिलता है। जो गुटखा खाते हैं किसी प्रकार का या चिंगम खाने वाले लोगों के अंदर ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ये जो लार होता है इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे जो है कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे एक टाइलिन का आपने नाम सुना होगा, ये टाइलिन होता है इसके अंदर प्रेजेंट, और एमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक, एमाइलेज प्रेजेंट होगा। ये सब चीजें जो है लार के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये सब भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। वो कभी अलग से डिटेल से समझेंगे कौन सी चीज क्या भूमिका निभाएगा, किस चीज को एग्जैक्टली जो है वो पचाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। चलिए, तो ये चीज शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लार ग्रंथि कितनी होती है, कहां पर होती है, क्या नाम है, और उसी के साथ साथ जो है कितना यह लार रिलीज कर सकती है और क्या करने में योगदान अपना निभा रही है। चलिए अब आगे की चीज को देख लेते हैं। एक होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि मेरे प्यारे बच्चों, जो अमाशय आप देखे थे उसमें हमने बताया था ना कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3.5 करोड़ संख्या में जठर ग्रंथि होती है। तो जठर ग्रंथि को भी हम लोग जो है उसी के आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है। जो नाम आप देख रहे थे अमाशय का, उसी के आधार पे हम लोग सेम इसको बांटने का काम करते हैं। तो जठर ग्रंथियों को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक होता है कार्डियक ग्रंथि, यहाँ आप देखिए कार्डियक, यहाँ आप करते हैं कार्डियक ग्लैंड। चलिए इंग्लिश में ही कर दे रहा हूं, कार्डियक ग्लैंड, ठीक। चलिए तो एक हो गया ये कार्डियक ग्लैंड, एक हो जाएगा हमारा जो है फंडिक ग्लैंड, ठीक है, यहाँ, ठीक है, फंडिक ग्लैंड, इसके बाद फाइलोरिक ग्लैंड। तो ये चीजें सही है। चलिए फंडिक ग्लैंड और एक यहाँ फाइलोरिक ग्लैंड, तो ये 3 जो है ग्लैंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब वो जो 3.5 करोड़ ग्रंथियां थी उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो जब 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया तो ये 3 हिस्से बने, ठीक है। ये सब कहाँ है, अमाशय के अंदर है। तो यही सब जो है आप देखेंगे तो जठर रस को रिलीज करने में मुख्य भूमिका निभाएंगी और उसी के साथ साथ जो है HCl को रिलीज करेंगी, ठीक है, पेप्सिन को रिलीज करेंगी, ट्रिप्सिन को रिलीज करेंगी। तो ये सब जो चीजें हैं यहीं से रिलीज आपको होती हुई नजर आएंगी। अब थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं यकृत के बारे में, जिसे आप लीवर कहते हैं। तो लीवर के बारे में समझिए। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है आपके सामने लीवर का, और इसे अच्छे से देखिए। कुछ चीजें मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं जिसको आपको जानना है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं बड़ी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप एक शब्द में कहेंगे यकृत, ठीक है।
जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, जिसे आप लीवर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके हम वेट की बात करेंगे तो इसका वेट जो हो जाता है 1500 ग्राम। कितना होगा? 1500 ग्राम होगा। इसका वेट जो है टोटल 1500 ग्राम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये लीवर करता क्या है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा एक काम करेगा कि पित्त रस का निर्माण करता है। हालांकि बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, ये पित्त रस का निर्माण करता है। जस्ट इसके नीचे जो होता है प्रेजेंट होता है पित्ताशय, और उसी के अंदर जो है पित्त रस को स्टोर करके रखने का काम ये करता है। तो ये हमारा जो लीवर है इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बहुत सारा काम करता है, ठीक है, जिसको आप सीरियल वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये पित्त रस का स्राव करता है। क्या करेगा? जो ये लीवर है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1500 ग्राम इसका वेट है, और इसका काम क्या है? पित्त रस का स्राव करना। और इसी के साथ साथ हिपैरिन नामक के प्रोटीन का भी स्राव करता है। और हिपैरिन वह चीज है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर ही हमारा ब्लड जो है जम जाएगा, जो एक घातक समस्या के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए नंबर सी पे आता है, ग्लाइकोजन का संचय भी करता है। ग्लाइकोजन जो होता है उसको अपने अंदर स्टोर करके रखने का भी ये कार्य करता है। कौन? लीवर की बात कर रहा हूं। फिर उसी के साथ साथ वसा का भी यह संश्लेषण करता है, और पित्त वर्णक का भी उत्सर्जन करता है, और यूरिया का भी संश्लेषण करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और रुधिर का थक्का भी बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो जरूरी होता है रुधिर को थक्का बनाने के लिए, वह भी यही रिलीज करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो लीवर है ये भी मुख्य भूमिका निभाता है। तो हमने मोटा मोटा चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश किया है कि इस चैप्टर में क्या चीज है और क्या इसका काम है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वन शॉट का वीडियो था जिसमें हमने पूरी चीजें एक साथ में रखने की पूरी कोशिश किया है। एक बार आप इसको पढ़िए, अच्छे से हर चीजों के ऊपर पकड़ बना लीजिए, फिर इसी चीज के ऊपर हम लोग है इससे भी जो है गहराई में जाकर के एक एक चीज के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। ये जहां आप देख रहे हैं ये सब एक हेडिंग बन सकता है अगर जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तब। तो अपने ज्ञान के स्तर को लगातार बढ़ाते रहिए, अपने जिज्ञासा को भी जबरदस्त ढंग से रखिए, हमेशा अपने आप को सीखने में समय दें अपने समय को, और इससे आपके अंदर हमेशा प्रतिभाएं डेवलप होंगी और आप कुछ बढ़िया जरूर कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बंद तो समझिए कि जीतना भी बंद। तो इसलिए लगातार आप सीखते रहें, जीतते रहें, यही एक दुनिया का नियम है। क्योंकि जिस दिन से आपने जीतना बंद कर दिया फिर दुनिया आपको गुमनामी में खो जाएंगे आप, और कोई आपको याद वाद करेगा नहीं। सिर्फ जीतने वालों को लोग याद रखते हैं, हारे कितने लोग इसकी कोई मोल नहीं। चले तो आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं, और अब मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे किसी एक नई चीज के ऊपर डिस्कस करते हुए।